हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, जितने बच्चे 11 मार्च को सामाजिक विज्ञान का पेपर देने वाले हो तो उनके वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज मैं आप लोगों को सामाजिक विज्ञान के एक वायरल पेपर बताने वाला हूं। कोड देख सकते हो, 824 डीजेट कोड है मेरे प्यारे बच्चों। और यह पेपर आपके एग्जाम में 100% मेरे प्यारे बच्चों दावा है मेरा कि यह पेपर आपके एग्जाम में बनने वाला है 11 मार्च को। और आज ही में 70 नंबर पूरे के पूरे जितने भी विद्यार्थी 11 मार्च को पेपर देने वाले हैं, आज ही में 70 नंबर बिल्कुल पक्का कराने वाला, पूरा का पूरा सोल्यूशन बताने वाला हूं। मानचित्र वगैरह जितने भी 10 नंबर का मानचित्र पूछा जाता है वो भी मैं बताने वाला हूं मेरे प्यारे बच्चों। तो आज इस वीडियो को कंप्लीट देख लेना और 70 में बिल्कुल पक्का कर लो। एडमिट कार्ड लेकर जाना है, सही सही आप लोगों को अनुक्रमांक यहाँ पे डालना है। नेम में यहाँ पे अपना नाम डालना है, लेकिन मैं यहाँ पे सम्राट अकेडमी डाल देता हूँ अपने चैनल का नाम, ठीक है। और यहाँ पे अपना नाम आप लोगों को डालना है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। यहाँ पे अपना नाम डालना है और सही सही 10 अंकों का अनुक्रमांक यहाँ पे डालना है। और अनुक्रमांक बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए आप लोगों का। और मेरे प्यारे बच्चों, इस पेपर को हल करने के लिए आपके पास समय जो है 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाएगा इस पेपर को हल करने के लिए। गारंटी है कि इस वीडियो को पूरा अगर पूरा देख लोगे मेरे प्यारे बच्चों, तो हमको लगता है कि 2.5 घंटे के अंदर में पूरा का पूरा पेपर हल करके आप चले आओगे, ठीक है। तो 11 मार्च की जब एग्जाम में आप बैठोगे तब आपको मालूम चलेगा, ठीक है। पूरा का पूरा सोल्यूशन बता रहा हूं। यहाँ पे नीचे जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे सामान्य निर्देश दिया गया है। सामान्य निर्देश पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एक बार सामान्य निर्देश पढ़ के मैं आपको बताता हूँ। देखिए, पहला निर्देश यहाँ पे यह है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। 15 मिनट आपको दिया जाएगा इस पेपर को पढ़ने के लिए और 3 घंटे में इस पेपर को आपको सॉल्व करने होंगे। यह है आपका पहला निर्देश। दूसरा निर्देश यह है कि यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित है। एक तो खंड अ में, दूसरा खंड ब में विभाजित है। 2 खंडों में यह पेपर बना हुआ है, खंड अ और खंड ब में। तीसरा निर्देश है कि खंड अ में 20 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न है जिनके उत्तर OMR उत्तर पत्रक पर देना है। खंड अ में 20 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे और उनका उत्तर आपको कहां पे देना होगा? OMR शीट पे देना होगा। नीले पेन का यूज कर सकते हैं या काले पेन का यूज कर सकते हैं उनको रंगने के लिए। बस पेन आपका जेल वाली पेन नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखिए, चौथा है खंड ब में 50 अंकों का है। खंड अ में तो 20 अंक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, खंड ब 50 अंकों का है। इसमें आपको लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे, ठीक है, 4 नंबर वाले। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेंगे 6 नंबर वाले और मानचित्र संबंधित प्रश्न रहेंगे 10 नंबर के, ठीक है। यह है आपका खंड ब। इसके बाद है प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित है। मतलब हर एक प्रश्न के आगे आपको बताया गया होगा कि प्रश्न 1 नंबर का है कि 2 नंबर का है कि 4 नंबर का है कि 6 नंबर का है। जितना भी नंबर का होगा उसके सामने लिखा हुआ मिलेगा। मेरे प्यारों, जो पेपर आप लोगों का यहां से स्टार्ट है। देखिए, सबसे पहले खंड अ आया है। खंड अ में वस्तुनिष्ठ प्रश्न और 20 अंक का वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ठीक है, बहुविकल्पीय प्रश्न। देखिए मेरे प्यारों, जो पहला प्रश्न क्या कहता है कि यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? तो यंग इटली जो सोसाइटी का संस्थापक कौन था? पहला गैरीबाल्डी, गैरीबाल्डी नहीं था। दूसरा विस्मार्क, विस्मार्क भी नहीं था, ठीक है। चलिए 2 ऑप्शन पीछे दिए गए हैं उसको देखते हैं। तीसरा है कावूर, ये भी नहीं है। और डी वाला है मेजनी, जी बिल्कुल मेजनी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? मेजनी था। तो डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन? मेजनी। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है कि नेपोलियन का संबंध किस देश से था? 1 नंबर के लिए भी प्रश्न है, देखिए। तो नेपोलियन का संबंध किस देश से था? तो यहाँ पे ऑप्शन सी फ्रांस से। किससे था? फ्रांस से। सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा, क्योंकि नेपोलियन का संबंध तो फ्रांस से ही था। आगे बढ़ेंगे तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न तैयार करो कि करो या मरो का नारा किसका था? मेरे प्यार, जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न दे दिया। तीसरा वाला भी प्रश्न 1 नंबर के लिए है। तो करो या मरो का नारा तो सबको मालूम होगा भाई कि कौन? मेरे महात्मा गांधी जी। कौन? महात्मा गांधी जी। डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने, भूलिएगा मत। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? 1 नंबर के लिए भी प्रश्न है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। किस सन में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था? तो सन 1930 ईस्वी में। कब? 1930 ईस्वी में। सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चला गया? 1930 में। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 5वां, देखिए क्या है। 1929 में आर्थिक महामंदी का मुख्य कारण क्या था? 1 नंबर के लिए प्रश्न है। तो 1929 में जो आर्थिक महामंदी आई थी उसका मेन रीजन क्या था? मुख्य कारण उसका क्या था मेरे प्यारे बच्चों? तो उसका मुख्य कारण यह था कि कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पादन। कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पादन। ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5वें का। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 6 देखिए क्या। जल्दी जल्दी पूरा का पूरा प्रश्न याद कर लीजिए मेरे प्यारे, बिल्कुल समय आपके पास नहीं है। यह पेपर छपने वाला है और 70 में 70 नंबर आज पूरा पक्का आप लोगों का है। हर एक विषय में 70 में 70 नंबर लेकर आओगे। क्या है कि प्रांतीय प्रशासन का संचालन कौन करता है?
ठीक है। तो प्रांतीय प्रशासन का जो संचालन कौन करता है, एक नंबर के लिए प्रश्न है। तो संचालन कौन करता है प्रांतीय प्रशासन का मेरे प्यारे बच्चों, तो वो है मुख्यमंत्री। कौन करते हैं, मुख्यमंत्री करते हैं। बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मुख्यमंत्री। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7वां देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से एक मिट्टी का प्रकार नहीं है, एक नंबर के लिए प्रश्न है। चलिए ऑप्शन इधर दिया गया है, देखते हैं कि कौन मिट्टी का प्रकार नहीं है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है। काली मिट्टी तो होती है, सबको मालूम है। पीली मिट्टी भी होती है, लेटराइट मिट्टी भी होता है। सीमेंट जो है मिट्टी का प्रकार नहीं है। तो सीमेंट मतलब डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सीमेंट जो है मिट्टी का प्रकार नहीं होता है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 8वां देखिए क्या है कि कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है, एक नंबर के लिए प्रश्न है। तो कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी जो है अधिक उपजाऊ मानी जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला, काली मिट्टी, क्योंकि काली मिट्टी में जो कपास की खेती होती है बहुत अच्छी होती है। तो ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 9 देखिए क्या है, कह रहा है कि सलाल बांध किस नदी पर बना है, एक नंबर के लिए प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों। तो सलाल बांध किस नदी पर बना है, आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है। तो सलाल बांध जो है वो चिनाब नदी पर बना है, किस नदी पे, चिनाब नदी पर। बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो प्रश्न 9 का बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 10वां कह रहा है कि प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष प्रारंभ किया गया, एक नंबर के लिए प्रश्न है। तो प्रोजेक्ट टाइगर जो है किस वर्ष प्रारंभ किया गया है, तो इसका जो है वो सन 1973 ईस्वी में। कब, सन 1973 ईस्वी में। ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सन 1973 में। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से किसे औसत आय भी कहते हैं, एक नंबर के लिए प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न दे दिया। तो निम्नलिखित में से किसे औसत आय भी कहते हैं, तो औसत आय जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, प्रति व्यक्ति आय को, किसे प्रति व्यक्ति आय को औसत आय भी कहा जाता है। सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, प्रति व्यक्ति आय को हम औसत आय भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 12वां देखिए क्या है, कह रहा है कि कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक रोजगार देता है। तो कौन सा क्षेत्र जो है वो सबसे अधिक रोजगार देता है, एक नंबर के लिए भी प्रश्न है। तो प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र जो है वो सबसे अधिक रोजगार देता है। ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, प्रश्न नंबर 12 का ए। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की तरफ। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13वां। प्रश्न नंबर 13वां है कि निम्नलिखित में से कौन सा संघीय सूची का विषय है। अब एक नंबर के लिए प्रश्न है, संघीय सूची का विषय इन चारों ऑप्शनों में से बताना है कि संघीय सूची का विषय इन चारों ऑप्शनों में से कौन है। वह है आपका रक्षा, क्या है, रक्षा। सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि संघीय सूची का विषय होता है रक्षा। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 कि विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा कहलाता है, एक नंबर के लिए भी प्रश्न पूछा गया है। तो विभिन्न स्तरों पर सत्ता का जो बंटवारा कहलाता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम लोग संघीय सरकार कहते हैं। क्या कहते हैं, संघीय सरकार। विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा कहलाता है संघीय सरकार। सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न नंबर 15 क्या है कि निम्न में से संख्यात्मक शासन कहाँ नहीं है, एक नंबर के लिए प्रश्न है। तो कहाँ पे संख्यात्मक शासन नहीं है यह बताना है। तो वह है आपका श्रीलंका में। श्रीलंका में जो है वह संख्यात्मक शासन नहीं है। बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 15 का बी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 16वां क्या है। प्रश्न नंबर 16वां है कि सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है, एक नंबर के लिए प्रश्न है। तो सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क जो है किस राज्य में स्थित है, 4 ऑप्शन आपके पास दिया गया है। पश्चिम बंगाल। कहां पे मेरे प्यारे बच्चों, पश्चिम बंगाल में स्थित है। सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है, पश्चिम बंगाल में। सी वाला ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकसित देश है, एक नंबर के लिए प्रश्न है। 4 देशों का नाम दिया गया है, इन चारों देशों में से बताना कि कौन सबसे विकसित देश है। तो वह है आपका फ्रांस। फ्रांस जो है ब्राजील, भारत, बांग्लादेश की अपेक्षा सबसे विकसित देश है। सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए 18वां प्रश्न क्या है कि औपचारिक ऋण सबसे अधिक किस वर्ग के लोगों को मिलता है, एक नंबर के लिए प्रश्न है। तो औपचारिक ऋण सबसे अधिक किस वर्ग के लोगों को मिलता है, समृद्ध परिवार जी नहीं, गरीब परिवार को। गरीब परिवार को वैसे भी कोई आपको ऋण नहीं देगा, क्योंकि वो जानता है कि वो चुका ही नहीं पाएगा। इसके बाद ऑप्शन डी अमीर, बिल्कुल अमीर परिवार को। कोई भी मेरे प्यार बच्चों जो औपचारिक ऋण होता है वो अमीर परिवार को ही दिया जाता है, क्योंकि उनको मालूम होता है कि बाद में हमको दे सकते हैं, क्योंकि उनके पास इनकम होता है। इसके बाद 19वां प्रश्न देखिए क्या है कि निम्न में से किसको कृषि एवं सहायक क्षेत्र भी कहते हैं, एक नंबर के लिए प्रश्न है। तो चारों ऑप्शनों से बताना कि किसको कृषि एवं सहायक क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। वो है आपका प्रारंभिक क्षेत्र, क्योंकि प्रारंभिक क्षेत्र को हम लोग यहाँ पे कृषि क्षेत्र भी और सहायक क्षेत्र भी कहते हैं। तो बी ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, प्रारंभिक
क्षेत्रक। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20वां प्रश्न ऑब्जेक्टिव का लास्ट प्रश्न है कि एक मार्क किन वस्तुओं के लिए प्रमाणिक चिन्ह है। 1 नंबर के लिए प्रश्न है। तो सबको मालूम है कि एक मार्क जो होता है किन वस्तुओं के लिए प्रमाणिक चिन्ह है, वह आपका खाद्य पदार्थों के लिए। किसके लिए? खाद्य पदार्थों के लिए। डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो 20 के 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिया और 20 के 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम में सही होना चाहिए, एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं चाहिए आपको। इसके बाद हम सॉल्यूशन बताने वाले हैं खंड ब का। खंड ब में मेरे प्यार वर्णनात्मक प्रश्न है और सबसे पहले यहाँ पे दिया है मेरे प्यार लघुत्तरीय प्रश्न। लघुत्तरीय प्रश्न मेरे प्यार देखिए जो खंड ब है वो 50 अंकों का है। खंड ब जो मेरे प्यार 50 अंकों का है। और पहला प्रश्न देखिए क्या है। तो पहला प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पहला प्रश्न है। देखिए पहला वाला है कि यूरोप के राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति का क्या योगदान था। 4 नंबर के लिए प्रश्न है। अगर ये प्रश्न नहीं कर पाओगे तो अथवा करके एक प्रश्न और दिया गया है मेरे प्यारे बच्चों। क्या है वो कि खिलाफत आंदोलन क्यों शुरू हुआ। ठीक है। तो खिलाफत आंदोलन क्यों शुरू हुआ, यह भी प्रश्न 4 नंबर के लिए है। तो दोनों में से कोई भी एक प्रश्न को उत्तर दोगे 4 नंबर मिलेगा आपको। मैं पहला वाला का उत्तर बताता हूं, ये एग्जाम में लिख के चले आइएगा। यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति का क्या योगदान था, इसका मैं उत्तर बताता हूं और यही एग्जाम में लिख के आपको आना है। देखिए मैंने लिखा है लघुत्तरीय प्रश्न। लघुत्तरीय प्रश्न पहला वाला। आप उत्तर में क्या लिखोगे, देखिए उत्तर लिखना स्टार्ट ऐसे करोगे। आप लिखोगे मेरे प्यार बच्चों कि यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति के योगदान को निम्नलिखित उदाहरणों से समझा जा सकता है। ठीक है। किन किन उदाहरणों से समझा जा सकता है मेरे प्यारे बच्चों, तो देखिए पहला हम लोग लिखेंगे प्रथम उदाहरण। उसका प्रथम उदाहरण लिखेंगे कि प्रथम उदाहरण के रूप में हम रूमानीवाद नामक सांस्कृतिक आंदोलन को ले सकते हैं। रूमानीवाद एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन था जो विशिष्ट प्रकार की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता था। यह इसका प्रथम उदाहरण से मैंने इसको समझा। फिर हम डालेंगे द्वितीय उदाहरण। फिर लिखेंगे हम लोग कि द्वितीय उदाहरण के रूप में हम किसको लेंगे, हम क्षेत्रीय बोलियों को ले सकते हैं। क्षेत्रीय बोलियां राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती थीं, क्योंकि यही यथार्थ रूप में आधुनिक राष्ट्रवादियों के संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाती थी, जो अधिकांशतः निरक्षर थे। इसके बाद हम तृतीय उदाहरण में किसको लेंगे, तो तृतीय उदाहरण के रूप में हम संगीत को ले सकते हैं, क्योंकि कैरोल कुर्पिस्की एक पोलिश नागरिक ने राष्ट्रीय संघर्ष का अपने ऑपेरा में संगीत के रूप में गुणगान किया और पोलेनेस और माजुराला जैसे लोकनृत्यों को राष्ट्रीय प्रतीकों में क्या किया, बदल दिया। ठीक है। तो 3 उदाहरणों के माध्यम से हम इसको क्या किए हैं, यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास के संस्कृति में क्या योगदान था, उनको 3 उदाहरणों से हमने समझा। यही 3 उदाहरण आप लिख दोगे, 4 नंबर आपको फिक्स है मेरे प्यारे बच्चों, कोई रोक नहीं सकता है। क्लियर है। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दूसरे को लेकर। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है। क्वेश्चन नंबर दूसरा कि स्थानीय सरकारों के महत्व का वर्णन कीजिए। ठीक है। तो स्थानीय सरकारों के महत्व को वर्णन कीजिए, यह है 4 नंबर के लिए प्रश्न। ठीक है। अगर ये नहीं कर पाते हो तो अथवा करके प्रश्न दिया है कि सामाजिक अंतर कब और कैसे सामाजिक विभाजनों का रूप ले लेता है। ठीक है। यह प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों 4 नंबर के लिए। तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें मैं पहला वाला बता देता हूं, ये वाला स्थानीय सरकारों के महत्व का वर्णन। इसका सलूशन बता देता हूं, एग्जाम में यही लिख के आपको आना है। ठीक है। और कितने नंबर का है, 4 नंबर का है। तो चलिए फटाफट इसको नोट कीजिए। इसका आंसर आप कैसे नोट करोगे, देखिए प्रश्न नंबर दूसरा का उत्तर लिखोगे कि जब केंद्र और राज्य सरकारों से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती है तो इसे हम सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। इसमें तीसरे स्तर को स्थानीय शासन कहा जाता है और स्थानीय शासन का महत्व निम्नलिखित है। कौन कौन निम्नलिखित है, देखिए पहला लिखेंगे हम कि अनेक समस्याओं का निपटारा जो है स्थानीय स्तर पर ही बढ़िया ढंग से हो सकता है, क्योंकि लोगों को अपने इलाके की समस्याओं की बेहतर क्या होती है, समझ होती है। ठीक है। यह पहला पॉइंट हम डाल के लिखे। इसके बाद हम लिखेंगे मेरे प्यारों को दूसरा पॉइंट। क्या लिखेंगे, दूसरा पॉइंट। देखिए दूसरा पॉइंट में हम लोग लिखेंगे इधर कि लोगों को इस बात की भी जानकारी होती है कि पैसा कहाँ खर्च किया जाए और चीजों का अधिक कुशलता से उपयोग किस तरह किया जा सकता है। इसके बाद दूसरे हेडिंग के बाद हम तीसरा पॉइंट डालेंगे कि स्थानीय स्तर पर लोगों को फैसलों में सीधे भागीदार बनाना भी संभव हो जाता है। इससे लोकतांत्रिक भागीदारी की आदत पड़ती है। इस प्रकार स्थानीय सरकारों की स्थापना स्वशासन के लोकतांत्रिक सिद्धांत को वास्तविक बनाने का सबसे अच्छा क्या है, तरीका है। बस 3 पॉइंट आपको लिखना है, 4 नंबर आपको दे दिया जाएगा। क्लियर है मेरे प्यारे, प्रश्न नंबर दूसरा का भी उत्तर बता दिया और 4 नंबर क्या हो गया, क्लियर हो गया आपका। देखिए अब हम बात करेंगे तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या है
कि भारत में भूमि उपयोग के प्रमुख प्रारूपों की विवेचना कीजिए। 4 नंबर के लिए प्रश्न है। अगर ये नहीं कर पाते हैं तो अथवा करके एक प्रश्न और दिया है कि संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है और इस हेतु कोई 3 उपाय बताइए। मैं यही प्रश्न आपको बताने वाला हूं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, कि संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इस हेतु कोई 3 उपाय बताइए। 4 नंबर मिलेगा, 3 उपाय पे 3 नंबर, और संसाधन नियोजन किसे कहते हैं उस पे 1 नंबर, 4 नंबर आपको मिलेगा। चलिए फटाफट इसका उत्तर आप नोट कीजिए जल्दी से। देखिए मैं लिख के लेके आया भी हूं कि तीसरे का अथवा का उत्तर है, हम लोग लिखेंगे कि संसाधनों के विवेकहीन और अति उपयोग के कारण संसाधन नियोजन की आवश्यकता पड़ती है। इस हेतु 2 उपाय निम्नवत है। 2 उपाय नहीं, यहाँ पे मैंने 4 लिखा हूं, ठीक है। यहाँ पे आप लिख दीजिएगा कि 4 उपाय, 3 ही पूछा है लेकिन मैं एक एक्स्ट्रा बताने वाला हूं आपको। देखिए कैसे, पहला लिखिए क्या, कि देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान और उसकी तालिका तैयार करना, यह पहला उपाय हो गया। दूसरा उपाय है कि राष्ट्रीय विकास योजनाओं तथा संसाधन विकास योजनाओं के मध्य समन्वय स्थापित करना, यह क्या है, दूसरा उपाय। तीसरा उपाय आप कह सकते हो कि उपयुक्त जो उपयुक्त प्रौद्योगिक हैं उनके कौशल तथा संस्थागत नियोजन ढांचे को तैयार करने के लिए संसाधन विकास योजनाएं लागू करना। तीसरा, चौथा जो उपाय है कि क्षेत्रीय सर्वेक्षण के साथ मानचित्र बनाना तथा संसाधनों की गुणवत्ता एवं मात्रात्मक प्रवृत्तियों का अनुमान लगाना तथा उसका मापन करना। तो 4 मैंने उपाय बता दिया, 3 ही उपाय पूछा था, उसे 3 ही लिखिएगा। मैं तो 4 स्टर्म बता दिया कि एक भूल भी जाओगे तो उसको याद रहेगा तो लिख दोगे, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या है उसको ध्यान से देखिए। प्रश्न नंबर 4 है मेरे प्यारे बच्चों कि कोपरा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 4 नंबर के लिए है। अगर ये नहीं कर पाते हो तो अथवा करके दिया है कि वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, अपने शब्दों में लिखिए 4 नंबर। तो मैं आपको ये बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं अपने शब्दों में लिखिए, 4 नंबर मिलेगा। चलिए इसका उत्तर लिखिए मेरे प्यारे बच्चों। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि, देखिए उत्तर में लिखेंगे कि वैश्वीकरण का अर्थ एक ऐसी व्यवस्था से है, ठीक है, वैश्वीकरण का अर्थ एक ऐसी व्यवस्था से है जिसमें किसी भी देश के अर्थव्यवस्था को विश्व की अन्य अर्थव्यवस्थाओं से विदेशी व्यापार एवं विदेशी निवेश द्वारा जोड़ा जाता है। वैश्वीकरण के कारण आज विश्व में विभिन्न देशों के बीच वस्तुओं, सेवाओं, तकनीकी तथा श्रम का आदान प्रदान हो रहा है और इस कार्य में बहुराष्ट्रीय कंपनियां बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं जब वे अपनी इकाइयां संसार के विभिन्न देशों में क्या करती हैं, स्थापित करती हैं। बस इतना ही आपको लिखना है। 4 नंबर भाई आपका क्या हो गया, फिक्स हो गया। एग्जाम में इतना ही लिख के आपको आना है। अब हम बढ़ेंगे दीर्घोत्तरीय प्रश्न की तरफ। देखिए अब यहां से स्टार्ट होता है दीर्घोत्तरीय प्रश्न। अब दीर्घोत्तरीय प्रश्न मतलब 5वां प्रश्न। 5वां प्रश्न क्या है कि महामंदी का क्या आशय है और इसके मुख्य 2 कारण बताइए और इसके 2 प्रभाव भी आपको क्या करना, लिखना है, ठीक है। आपको मिलेंगे 6 नंबर। अगर ये नहीं कर पाते हैं तो अथवा करके एक ऑप्शन और दिया है कि प्रथम विश्व युद्ध के विश्व पर पड़ने वाले प्रभाव को वर्णन कीजिए। 6 नंबर इसमें मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। तो हम लोग मेरे प्यारे बच्चों हम लोग देखेंगे इसमें, तो हम लोग देखेंगे कि महामंदी का क्या है और इसके मुख्य 2 कारण बताए, उसके 2 प्रभाव भी लिखिए, ठीक है। 6 नंबर आपको मिलेगा। चलिए इसका उत्तर हम लोग देखें। तो चलिए हम लोग उत्तर देखेंगे कि महामंदी का क्या है और इसके मुख्य 2 कारण बताए और इसके 2 प्रभाव भी लिखिए। इसका हम लोग उत्तर देखने वाले हैं। तो देखिए मैं लिख के लेके आया हूं दीर्घोत्तरीय प्रश्न और 5वें का उत्तर लिखेंगे हम लोग कि 1929 की महामंदी का प्रभाव जो है भारत पर भी पड़ा। महामंदी ने भारत व्यापार को फौरन प्रभावित किया। 1928 से लेकर 1934 के बीच देश के आयात निर्यात घटकर लगभग आधे रह गए थे। 1928 से लेकर 1934 के बीच भारत में गेहूं की जो कीमत थी वो 50% क्या हो गई, गिर गई। लिखेंगे आगे कि शहरी निवासियों के मुकाबले किसानों और काश्तकारों को ज्यादा नुकसान हुआ। यद्यपि कृषि उत्पादों की कीमत जो है वो तेजी से नीचे गिरने लगी, लेकिन सरकार ने लगान वसूली में छूट देने से क्या किया, बिल्कुल इनकार कर दिया। सबसे बुरी मार उन काश्तकारों पर पड़ा जो विश्व बाजार के लिए उपज पैदा करते थे। टाट का निर्यात मतलब नमक का निर्यात बंद होने से कच्चे पटसन की कीमतें में 60% से ज्यादा गिरावट आ गई। मंदी के इन्हीं सालों में भारत कीमती धातुओं खास तौर से सोने का निर्यात करने लगा। 1931 में मंदी अपने चरम पर थी और ग्रामीण भारत असंतोष व उथल पुथल के दौर से गुजर रहा था।
यह मंदी शहरी भारत के लिए अधिक दुखदाई नहीं रही। कीमतें गिरते जाने के बावजूद शहरों में रहने वाले ऐसे लोगों की हालत ठीक रही जिनकी आय निश्चित थी। जो लोग नौकरी करते थे, जिनकी इनकम फिक्स थी, उनकी हालात जो था बिल्कुल ठीक था। इतना ही आपको लिखना है, 6 नंबर आपको भाई मिल गया। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है कि संघवाद क्या है, भारत की संख्यात्मक शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। और 6 नंबर आपको मिलेगा। यह प्रश्न नहीं कर पाते हैं तो अथवा करके दिया है कि नारीवाद का क्या अभिप्राय है और भारत की विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति पर प्रकाश डालिए। 6 नंबर इस पे भी मिलेगा। तो मैं आपको बता देता हूं संघवाद क्या है, भारत की संख्यात्मक शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। और यही एग्जाम में आपको लिख के लेके आना है। और 6 नंबर आपके क्या हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल फिक्स। ठीक है, चलिए कैसे इसका उत्तर लिखेंगे जल्दी से आप इसको नोट कीजिए। उत्तर में सबसे पहले तो आप मेन हेडिंग डालोगे संघवाद। संघवाद डालने के बाद लिखोगे इसमें कि संघवाद सरकार का एक प्रारूप है जिसमें सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार और उसकी विभिन्न आनुवंशिक इकाइयों के बीच बट जाती है। ठीक है, फिर डालोगे अगली हेडिंग संघवाद की प्रमुख विशेषताएं। लिखोगे संघवाद की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। कौन कौन सी विशेषताएं? पहला विशेषता लिखोगे इसमें मेरे प्यारे बच्चों, क्या लिखोगे कि यहां सरकार 2 या अधिक स्तरों वाली होती है। दूसरा लिखोगे कि अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं, पर कानून बनाने, कर अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है, वसूलने और प्रशासन का। मतलब कह रहा है कि कर वसूलने के लिए उनका अधिकार जो होता है अलग होता है। ठीक है, यह है दूसरा। इसके बाद तीसरा लिखोगे कि विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित होते हैं, इसलिए संविधान सरकार के हर स्तर के अस्तित्व और प्राधिकार की गारंटी और सुरक्षा देता है। चौथा लिखोगे संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती, ऐसे बदलाव दोनों स्तरों की सरकारों की सहमति से ही हो सकती है। इसके बाद लिखेंगे पांचवा कि अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार है और विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच अधिकारों के विवाद की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय निर्णायक की भूमिका निभाता है। यह पांचवा हो गया। छठवां लिखोगे, कम से कम 6 नंबर का तो 6 तो लिखना ही पड़ेगा। लिखेंगे कि वित्तीय स्वायत्तता निश्चित करने के लिए विभिन्न स्तर की सरकारों के लिए राजस्व के अलग अलग स्रोत निर्धारित हैं। और एक मैं एक्स्ट्रा से बता दिया हूं ताकि भूल जाओगे तो लिख लेना कि इस प्रकार संघीय शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य हैं कि देश की एकता सुरक्षा करना और उसे बढ़ावा देना तथा इसके साथ ही क्षेत्रीय विविधताओं का पूरा सम्मान करना। ठीक है, चलिए इतना तो कम से कम देखो 6 नंबर का है तो कम से कम 6 पॉइंट 7 पॉइंट तो आपको लिखना ही पड़ेगा, तभी 6 नंबर आपको मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 6 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। प्रश्न नंबर 7 देखिए क्या है। प्रश्न नंबर 7 है कि मृदा अपरदन का क्या अभिप्राय है, इस समस्या के लिए समाधान हेतु कोई 4 उपाय समझाइए। 6 नंबर मिलेगा आपको। ठीक है, 4 उपाय में 4 नंबर और मृदा अपरदन क्या है 2 नंबर इस पे मिलेगा। अगर ये नहीं कर पाते हो तो अथवा करके दिया है कि भारत में विभिन्न समुदायों ने किस प्रकार वनों और वन्य जीवन संरक्षण और रक्षण में योगदान किया है। 6 नंबर इस पे मिलेगा। तो मैं पहला वाला बता देता हूं आपको कि मृदा अपरदन के क्या अभिप्राय है और इस समस्या के समाधान हेतु कोई 4 उपाय बताइए। ठीक है, 6 नंबर आपको मिल जाएगा। तो जल्दी से इसका आंसर आप नोट कीजिए। 7वें का उत्तर मेरे प्यार जो मेन हेडिंग डालोगे मृदा अपरदन, ये मेन हेडिंग रहेगी। इसके बाद आप लिखोगे इसमें क्या कि मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहा जाता है। मृदा के बनने और अपरदन की क्रियाएं आमतौर पर साथ साथ चलती हैं, किंतु विभिन्न मानवीय क्रियाओं से मृदा अपरदन जो है तेजी से होने लगता है और इसके लिए निम्नलिखित कारण उत्तरदायी है। कौन कौन से कारण भाई उत्तरदायी है? पहला होता है भौतिक कारक। मेन भौतिक कारक इसमें लिखेंगे कि मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी मुख्य भौतिक कारक निम्नलिखित हैं। तो देखते हैं कौन से भौतिक कारक निम्नलिखित हैं। तो पहला जो भौतिक कारक है वो है ढाल वाली भूमि पर अपरदन समतल भूमि की अपेक्षा क्या होता है, ज्यादा होता है। ये बात तो क्लियर भाई, समतल भूमि की अपेक्षा ढाल वाली भूमि पर अपरदन जो होता है वो ज्यादा होगा। और दूसरा है कि तीव्र और मूसलाधार वर्षा से मृदा अपरदन होता है। जब बारिश तेज होती है तो मृदा अपरदन और तेजी से होता है। यह क्या करता है कि यह मृदा की ऊपरी परत को अपने साथ बहा। ठीक है, इसके बाद तीसरा जो है वह है कि पवनें जब आंधी का रूप ले लेती हैं तो बहुत बड़ी मात्रा में मृदा उड़ाकर ले जाती हैं और शुष्क मरुस्थलीय प्रदेशों में मृदा अपरदन का यह एक बड़ा जो है वो कारक है।
ठीक है। इसके बाद भौतिक कारक तो हो गया। दूसरा हेडिंग डालेंगे मानवीय कारक। मानवीय कारक क्या है कि निम्नलिखित कुछ मानवीय कारकों को मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी माना जाता है। तो कौन कौन से मानवीय कारक हैं उनको देख लेते हैं थोड़ा। तो पहला लिखेंगे कि पशुओं द्वारा अत्यधिक चराई से भूमि पर वनस्पति का आवरण समाप्त हो जाता है और इस स्थिति में जो होता है मृदा पर जल और वायु का प्रभाव तीव्र होता है। इसके बाद दूसरा लिखेंगे कि वृक्ष की जड़ें मृदा की रक्षा करती हैं। वनों के कटाव से मृदा अपरदन में तेजी आ गई है क्योंकि पानी और पौने के बहाव को वृक्ष कम कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग तीसरा लिखेंगे कि कृषि के गलत तरीकों से मृदा अपरदन होता है। गलत ढंग से हल चलाने, जैसे ढाल पर ऊपर से नीचे की ओर हल चलाने से वाहिकाएं बन जाती हैं जिसके अंदर से बहता पानी जो है आसानी से मृदा का कटाव करता है। और चौथा लास्ट लिखेंगे कि खनिज पदार्थ निकालने के लिए खनन कार्य से भी मृदा अपरदन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था मृदा अपरदन, डिटेल में मैंने बताया है। इतना अगर लिख दोगे ना तो एग्जामिनर आपको 6 में 6 नंबर पूरा का पूरा देगा। इसके बाद 8वें प्रश्न देखेंगे। 8वां प्रश्न है कि विकसित देशों के किन्हीं 3 प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। 6 नंबर के लिए प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। इसके बाद है, अगर नहीं कर पाओगे तो अथवा करके दिया है कि संगठित और असंगठित क्षेत्रों की रोजगार परिस्थितियों की तुलना कीजिए। 6 नंबर, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे पहला वाला कि विकसित देशों के किन्हीं 3 प्रमुख विशेषताओं का वर्णन, और 6 नंबर आपके क्या हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए जल्दी से आप इसको नोट कीजिए, 6 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। क्या है, देखिए 8वें का उत्तर कि जिन देशों ने प्राकृतिक संसाधनों तथा तकनीकी ज्ञान के बल पर पर्याप्त आर्थिक विकास कर लिया वे जो है विकसित देश कहलाते हैं। तो विकसित देश किसे कहते हैं यहाँ पे लिख लीजिएगा। इसके बाद आइए हम लोग लिखेंगे उदाहरण के तौर पे, लिखेंगे ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान व जर्मनी विकसित देशों के 3 प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। तो हम लोग अब 3 विशेषताएं देखेंगे, लिखना ही पड़ेगा क्योंकि बोला है उसमें 3 विशेषताएं, 3 ही विशेषताएं में 6 नंबर देगा, तो बड़ा बड़ा तो होना ही चाहिए। पहला विशेषता क्या है, देखिए कह रहा है कि उन्नत विज्ञान तथा तकनीकी द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग, यह जो है हेडिंग है, इसमें लिखेंगे हम लोग कि प्राकृतिक संसाधन किसी भी देश के आर्थिक विकास की आधारशिला होते हैं। पर्याप्त प्राकृतिक संसाधन देश के आर्थिक विकास की कुंजी है। विकसित देश उन्नत विज्ञान तथा तकनीकी द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके आर्थिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होते हैं। और जापान तथा इंग्लैंड ने बड़ी मात्रा में कच्चे माल का आयात करके मात्र विज्ञान एवं उन्नत तकनीकी के समुचित उपयोग करके तीव्रता से क्या किया है, विकास किया है। यह है पहला विशेषता। इसके बाद दूसरा विशेषता हम लोग लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। दूसरा विशेषता में आप हेडिंग डालेंगे वृहत स्तर पर औद्योगिकीकरण। इसमें लिखेंगे कि सभी विकसित देशों ने आर्थिक स्तर को प्राप्त करने की दृष्टि से बड़े पैमाने के उद्योगों की स्थापना वृहत स्तर पर कर ली है। ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, जर्मनी आदि प्रदेशों ने औद्योगिकरण की ओर विशेष ध्यान दिया है। इन देशों में लोहा इस्पात उद्योग, रसायन उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग, मोटर गाड़ी निर्माण उद्योग, पोत व वायुयान निर्माण उद्योग आदि का तीव्र गति से क्या हुआ है, विकास हुआ है। इसके बाद तीसरा लिखेंगे लास्ट कि अत्यधिक विकसित यातायात एवं संचार व्यवस्था, ये हेडिंग है। इसमें लिखेंगे कि विकसित देशों में यातायात एवं संचार व्यवस्था का विकास उच्च स्तर पर कर लिया गया है। इन देशों में सड़क तथा वृहत रेल पथों का जाल बिछा है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व का सबसे बड़ा लंबा रेल मार्ग है और इन देशों में रेल तथा वायु परिवहन का भी विकास कर लिया गया है। इस जल परिवहन नदियों, झीलों तथा नहरों द्वारा संपन्न होता है। और इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो स्वचालित मोटर गाड़ियों, विद्युत रेलगाड़ियों, पनडुब्बियों, आधुनिक जलयानों तथा तीव्रगामी हवाई जहाजों ने भी इन देशों के एक दूसरे को निकट ला दिया है। और इन देशों में अधिक संचार संसाधनों का भी अत्यधिक क्या हुआ, विकास हुआ है। तो 3 हमने विशेषता पूरा डिटेल में आपको बता दिया। क्लियर है। चलिए अब स्टार्ट हो गया मानचित्र संबंधित प्रश्न। देखिए निर्देश में बोला है कि प्रश्न संख्या 9 का ए तथा 9 का बी मानचित्र संबंधित प्रश्न है, ठीक है। चलिए यहां पे हम लोग लिखेंगे कि 9 का ए वाला देखिए क्या है कि निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए मानचित्र पर इस चिन्ह द्वारा नाम सहित सही नाम तथा सही अंकन के लिए आधे आधे अंक दिया जाएगा। सही नाम बता देते हो और सही उसका लोकेशन बता दे तो आधे आधे अंक दिया जाएगा और इस चिन्ह से दर्शाना है, ठीक है। चलिए पहला देखते हैं क्या है कि वह स्थान जहां अंग्रेजों ने अपनी पहली राजधानी बनाई, ठीक है। तो मेरे प्यार बच्चों वह स्थान जहां अंग्रेजों ने पहली राजधानी बनाई तो वह बनाया कलकत्ता में। कहां बनाया मेरे प्यार बच्चों,
कलकत्ता में बनाया। अब आपको क्या करना है, सही लोकेशन पे इसका नाम दर्शाना है। कलकत्ता है कहाँ, देखिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, कलकत्ता ये वाला लोकेशन आप देख रहे हो, यहां से एरो का चिन्ह खींचकर मैंने 9 का ए कलकत्ता लिखा है। ऐसे आपको लिखना है 9 का ए कलकत्ता। ये हो गया पहला आंसर आपका कंप्लीट मेरे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही करना है। दूसरा है वह स्थान जहां चौरी चौरा कांड हुआ। तो चौरी चौरा कांड तो गोरखपुर में हुआ मेरे प्यारे बच्चों। कहां पे हुआ मेरे प्यारे बच्चों, गोरखपुर में चौरी चौरा कांड हुआ। अब गोरखपुर को हम लोग देखेंगे लोकेशन पे, तो देखिए यह है आपका गोरखपुर, ठीक है। यह है आपका यूपी, यह है मेरे पास ये वाला क्षेत्र यूपी है। कभी कभी बड़ा वाला लोकेशन में इसे यूपी दर्शाया गया है, तो आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यूपी एरो का चिन्ह देके 9 का दूसरा गोरखपुर लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके बाद तीसरा, वह स्थान जहां प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर स्थित है। तो भाई कहाँ पे, अमृतसर में ना, अमृतसर में स्वर्ण मंदिर स्थित है, अमृतसर में। अब अमृतसर लोकेशन में क्या है, यह दर्शाना है। तो आइए देखते हैं, यह वाला लोकेशन देख रहे हो, तो एरो खींच के अमृतसर लिख दीजिएगा, 9 का तीसरा, 9 का तीसरा अमृतसर, ऐसे करके आपको लिखना है। इसके बाद चौथा है कि वह स्थान जहां आनंद भवन स्थित है। भाई कहाँ पे, इलाहाबाद में। और कहाँ, कहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों, इलाहाबाद में आनंद भवन क्या है, स्थित है। अब इलाहाबाद देखेंगे तो इलाहाबाद देख ले, यूपी में ही पड़ेगा ना, ठीक है, उत्तर प्रदेश में। देखिए यह है आपका इलाहाबाद, 9 का चौथा इलाहाबाद। मैंने कहा ना कि किसी लोकेशन में, किसी मानचित्र में या इसको यूपी माना है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, 9 का 4 इलाहाबाद, ठीक है। इसके बाद चलिए पांचवा प्रश्न देखते हैं। देखिए पांचवा प्रश्न है कि वह स्थान जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम जो अधिवेशन हुआ मेरे प्यारे बच्चों, मुंबई में हुआ। कहाँ पे, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, मुंबई में हुआ। अब मुंबई को लोकेशन पे हम लोग देखेंगे कि मुंबई का लोकेशन कहाँ है, चलिए देखते हैं। तो देखिए ये वाला कॉर्नर, ये वाला देखिए, ये वाला जो है मुंबई है, 9 का 5, ठीक है, 9 का V5 मुंबई, क्लियर है। चलिए अब हम 9 का बी देखेंगे कि दिए गए भारत के मानचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाना है, ठीक है। देखते हैं, पहला है कि नागार्जुन सागर बांध इस चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। तो नागार्जुन सागर बांध कहाँ पे है, चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाना है, ठीक है, कोई नहीं, सिंपल है। तो देखिए यह जो है मेरे पास, ये वाला लोकेशन जो है नागार्जुन सागर बांध है। तो यहाँ पे इस तरह करके आओ, देखो इस चिन्ह से दर्शाना था ना, तो ये वाला चिन्ह हमने बना रखा है और नागार्जुन सागर बांध लिख रखा है, क्लियर है, मिल गया आपको नंबर। चलिए इसके बाद दूसरा है, बॉक्साइट उत्पादक क्षेत्र को इस चिन्ह द्वारा नाम सहित, तो इस चिन्ह द्वारा प्लस प्लस दिया है, इस चिन्ह द्वारा बॉक्साइट उत्पादक का एक क्षेत्र बताना है। तो देखिए पश्चिम बंगाल में, ठीक है, कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में। तो यहाँ पे देखिए प्लस प्लस का चिन्ह मैंने बना रखा है, एरो का चिन्ह देखे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यहाँ पे पश्चिम बंगाल, सॉरी कह रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों, पश्चिम बंगाल में नहीं, ओडिशा में, ठीक है। तो ये देखो प्लस प्लस यहाँ पे ऐसे चिन्ह दागा कि यहाँ पे मैं लिखा हूं, देखो ओडिशा, ठीक है, ओडिशा में। तो यहाँ पे हो गया ना, बॉक्साइट उत्पादक का एक क्षेत्र ओडिशा में। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों हम लोग लिखेंगे कि दक्षिण भारत के प्रमुख नदी को इस चिन्ह नाम सहित बताइए। तो दक्षिण भारत की कोई एक नदी लिख लीजिए, जैसे यहाँ पे गोदावरी है, तो यहाँ मैंने इस चिन्ह से यहाँ पे लिखा है गोदावरी नदी, क्लियर है ना। चलिए कह रहा है भारत के किसी एक जूट उत्पादक राज्य का नाम से, तो जूट उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल में एक जूट उत्पादक राज्य है। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ये वाला चिन्ह बना रखा है यहाँ पे, और यहाँ पे लिखा है पश्चिम बंगाल, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। इसके बाद कपास उत्पादक का एक क्षेत्र इस चिन्ह द्वारा नाम से बताइए। तो कपास उत्पादक का क्षेत्र मैंने गुजरात में लिखा है, तो देखिए गुजरात है, तो यहाँ पे इस चिन्ह से गुजरात लिख दिया। अब मेरे प्यारे बच्चों मानचित्र भी समाप्त हो गया, क्योंकि नीचे दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए है मानचित्र, जो आंखों से कमजोर है उनके लिए मानचित्र दिया गया है। तो हम लोग तो आंखों से ठीक है, पूरा का पूरा हमने मानचित्र कर दिया। अब मेरे प्यारे बच्चों ये पेपर हो गया बिल्कुल समाप्त। 11 मार्च को ये पेपर आने वाला है, पूरा का पूरा तैयार कर लो। 70 में 70 नंबर बिल्कुल हर एक सब्जेक्ट में आप लोगों का आएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बस पूरा का पूरा तैयार कर लो। तो मेरे प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।